जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 6 जनवरी। 10 मिनट में जो न्यूज़पेपर उसको कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड जीएस 1 2 3 4 सभी अवेलेबल है। प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए, आज है सैटरडे, इसलिए न्यूज़पेपर में कुछ खास न्यूज़ जो है वो आती नहीं है। जो एडिटोरियल है वो भी इतने कुछ खास आते नहीं है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने कवर किया है। सबसे पहला यहाँ पर देखने को मिलता है ड्रग वॉर। ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको पता है कि जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। अब एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारी तबीयत अच्छी हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कीटाणु, जो वायरस हमारे शरीर में है वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। और हमने कितनी भी एंटीबायोटिक ले ली फिर भी उस वायरस को कुछ नहीं होता है, हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती है। ये क्यों होता है? मोस्टली दो कारणों की वजह से होता है। एक तो ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि हमने एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ले लिया तब उसको आदत हो चुकी है कि यार इसका तो रोज़ का एंटीबायोटिक का। दूसरा है इरेगुलर एंटीबायोटिक। मतलब अगर आपने क्या किया, अगर डॉक्टर ने बोला भाई 5 दिन आपको एंटीबायोटिक लेनी है और आपने 2 दिन ली और 2 दिन के बाद आपको अच्छा लगा, तबीयत अच्छी लगी, तो फिर आप लेना बंद कर देते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि वो डॉर्मेंट होता है। 2 दिन में वो पूरा मरता नहीं है जो वायरस है। 2 दिन में आप बंद करते हैं फिर से वो जिंदा हो जाता है, और जिंदा होने के बाद क्या होता है वो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। इस वजह से वो एंटीबायोटिक जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो एंटीबायोटिक का हमारे शरीर पर काम करना बंद करना उसको बोलता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। तो ये चीज़ को सेव करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर प्रिवेंटिव मेडिकल डिलेमा अगर हम देखते हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, है ना। तो यहाँ पर मेडिसिन जो है बेसिकली क्या है, वो क्योर करती है। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव मेजर पर एक्सेसिव रिलायंस करेंगे तो वो एक्चुअल पर्पस जो है ट्रीटिंग पेशेंट का फॉर रिकवरी पोटेंशियली लीडिंग टू काउंटर प्रोडक्टिव आउटकम्स। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंटीबायोटिक यूजेस, जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि फिर उसके बाद अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो लेस इफेक्टिव होता है। अब इंडिया में अगर स्टेटिस्टिक देखें तो फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक पॉइंट यहाँ पर प्रिवेलेंस सर्वे जो एंटीबायोटिक यूज एट 20 NET साइट इंडिया 21-22, उसने रिवील किया है 70% ऑफ द पेशेंट जो है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज वे प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, है ना। अब यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 50% ऑफ द एंटीबायोटिक जो है जो प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं सर्वे में, वो यहाँ पर कॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट वो यहाँ पर कॉज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, ह्यूमन पब्लिक हेल्थ पर सीवियर थ्रेट ये हो जाता है। अब उसी वजह से यहाँ पर ओवर यूज़, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई कुछ ओवर यूज़ करते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, इरेगुलर यूज़ करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल अगर आप देखोगे तो एंटी माइक्रोबियल ऑकरमेंट पैथोजेंस जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस ड्रग को। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई तुम एंटीबायोटिक ले रहे हो, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो रहने वाले तुम्हारे शरीर में। ग्लोबल इम्पैक्ट उसकी वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ पर 1.27 मिलियन ग्लोबल डेथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जो डायरेक्टली इससे अट्रीब्यूट करती है। वार्निंग फॉर फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट, वो भी यहाँ पर बहुत वार्निंग पेश कर रहे हैं कि भाई तुम डायरेक्ट ओवरडोज मत लो, आए गए उठे सुटे एंटीबायोटिक मत लो। जो एंटीबायोटिक्स है उसको सही तरीके से, मतलब क्या है, कम इसमें आप प्रिस्क्राइब करो, कम इसमें आप लो, इरेगुलर तरीके से मत लो, जितना बोला है उतना लो। रेगुलर मेजर रिसर्च फंडिंग, यहाँ पर रोल जो है डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर हाईलाइट करो इस मुद्दे को, बड़े स्तर पर लेके जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितना अभी हमको लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। सोचिए, आप दवाएं ले रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके शरीर पर, आपकी तबीयत खराब की खराब है, तो कितनी डेंजरस सिचुएशन वो हो सकती है। तो इसके बारे में बात हो रही है। नीड टू एग्जामिन द एग्जामिनेशन सिस्टम, ये यहाँ पर हो रहा है। आज की एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए, उसकी क्रेडिबिलिटी। मीडिया रिपोर्ट जो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन सीजन ऑफन रिवील करते हैं स्कैंडल्स इन यूनिवर्सिटीज या स्कूल बोर्ड। जैसे अभी क्या हुआ है, अभी 12th फेल मूवी आई है ना, 12th फेल मूवी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी अभी चर्चा में है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर अब एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी प्रैक्टिस अभी भी चलती है जहाँ पर मास कॉपिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। प्लस उसी के साथ साथ जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने 12th पास कर लिया, आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, इवन इवन आपने पीएचडी ले ली, फिर भी वो कहाँ से है, वो फ्रॉड इससे है या नहीं है, सिंगापुर से लिए क्या या श्रीलंका से लिए क्या, है ना, ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इम्पैक्ट जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पर,
क्योंकि एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, उससे ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है ना। इसकी वजह से क्या है, डाइवर्स स्किल जो है वो डेवलप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स एंड अचीविंग हाई पास परसेंटेज, ये की ऑब्जेक्टिव बन चुका है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। जो स्कूल में हाई परसेंटेज मिल रहे हैं, अरे बाप रे चलो उस तरफ भागो, लेकिन वो किस तरीके से मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो इसका एम्प्लॉयबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, लेकिन उसको वो एक्चुअल में उतना कैपेबल नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है। देन डिसेंट्रलाइज सिस्टम इन इंडिया, 1100 यूनिवर्सिटीज एंड 50,000 एफिलिएटेड कॉलेज जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखते हैं तो डाइवर्स मोड ऑफ असेसमेंट है, लेकिन एम्फेसिस जो है वो यहाँ पर बेसिकली ज़रूरत है स्टैंडर्डाइजेशन को और ट्रांसपेरेंसी को, जिससे कि इस तरीके सैंडल जो है उसको हम अवॉइड कर सके। अब स्टैंडर्डाइजेशन का इशू क्या है कि ये बेसिकली आर्टिकल आर्ग्यू करता है यूनिफॉर्मिटी एग्जामिनेशन सिस्टम में ये एक्सपेरिमेंटेशन को हिंटर कर सकता है, कि भाई जिसको अगर समझ लीजिए किसी के पास बहुत ज़बरदस्त कोई करिकुलम आया है, किसी के पास बहुत ज़बरदस्त कोई स्किल डेवलप करनी है, वो नहीं कर पाएगा। एग्जामिनेशन सिस्टम की इनकन्सिस्टेंसी है कि भाई वो सही तरीके से लागू ही नहीं कर पा रहे। जो यहाँ पर समरिटी एग्जामिनेशन है उसमें कंसर्न है। आर्टिकल आर्ग्यू करता है यहाँ पर सुमेटिव एग्जामिनेशन मतलब टू टेस्ट एंड सर्टिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग, है ना, ये यहाँ पर वैलिडिटी जो है ओवर टाइम यहाँ पर लैग कर देता है। एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, क्रूशल स्किल क्योंकि उसके पास नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म और ट्रांसपेरेंसी जो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यही हमें आज की न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।